गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि लॉकडाउन की अवस्था में हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करना शुरू किया है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के सहयोग के द्वारा। तो बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, जिन पहले थ्योरी के सिद्धांत के पहले संप्रत्यय का सिद्धांत, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के बारे में हम लोगों ने जाना था और आप लोगों के ऊपर मैं चर्चा की थी कि जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानेंगे, उनके सिद्धांत के बारे में, थ्योरी के बारे में समझना बहुत ही कठिन होगा। अतः बारीकी से जिन प्याजे के सिद्धांत को समझने के लिए उनके संप्रत्यय को समझना बहुत ही जरूरी होगा। और खासकर मैं अपने स्टूडेंट से यह कहना चाहूंगी कि आपको मेरे पढ़ाने के क्रम में जिन पॉइंट पर, जिस बिंदु पर कंफ्यूजन पैदा होता है, पर्सनली आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या को रख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं सार्वजनिक रूप से आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको कि जिन प्याजे ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में उन्होंने बांटा है। फर्स्ट आपका हो गया संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज, यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। लेकिन जिन प्याजे ने इन चारों सिद्धांत को समझाने के लिए और बारीक रूप से, ताकि शिक्षकों को और हमारे बच्चों को, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, बच्चे की मानसिकता, वो कैसे ग्रेजुअली ग्रोन अप होते हैं, कैसे एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, इसको क्लिस्टर क्लियर करने के लिए, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रूप से समझाने के लिए इसकी भी 4-5-6 जगह पर उसको डिवाइड करके समझाने का प्रयास किया। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों पर तोड़ करके बच्चों के दिमाग में पूर्णतः डालने का प्रयास किया गया है, जिसे मैं छोटी सी कोशिश के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो है संवेदी पेशी अवस्था, उसके अंदर एक अवस्था डाली गई है जन्म से लेकर के 30 दिन का। जन्म से लेकर के 30 दिन का, इसका मतलब यह हुआ कि जन्म से लेकर 1 महीने की अवस्थाएं बच्चे क्या करते हैं। तो अगर हम गौर फरमाते हैं बच्चों की एक्टिविटी पर, तो जन्म से लेकर के 30 दिनों में बच्चा चूसना शुरू करता है और वह, उसकी जो यह प्रवृत्ति होती है, काफी प्रबल होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे का जो अंगूठा है वह मुंह में रहता है, यानी कि अंगूठे को बराबर लगातार चूसता रहता है। इतना ही नहीं, उसके हाथ में जो भी सामान दे दिया जाए उसे चाटने और चूसने की प्रक्रिया को वह लागू रखता है। छोटे छोटे बच्चों में कई बार इस तरह की बात आती है कि बच्चा काफी रो रहा होता है, तो एक पहले जमाने में चूसनी बनाया जाता था छोटा छोटा, जिसमें कि मधु डाला जाता था और उस बच्चे को उसको चूसने के लिए दे दिया जाता था और बच्चा उसको चूस चूस करके चुप हो जाया करता था और सो जाया करता था। तो यानी कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे चूसने की प्रक्रिया काफी एग्रेसिव रहती है, उसकी एक्टिव रहती है और बराबर वह यही कार्य करता है। दूसरा आपका है 1 महीने से 4 महीने तक, जिसमें कि दोहराने की प्रक्रिया होती है। मतलब कि एक कार्य को बार बार दोहराता है, जैसे कि पैर उछालना। बच्चा जब सोया रहता है और लेटा रहता है और वो बार बार, आप देखते होंगे कि पैर को यूं यूं करके उछालता है, यानी कि उछालने की प्रक्रिया, पैर उछालने की प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। तो इस समय उसकी दोहराने की प्रक्रिया क्या रहती है? प्रबल रहती है, पैर फेंकना इत्यादि। फिर आपका तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत 4 महीने से 8 महीने तक। 4 महीने से 8 महीने में उलटने पुलटने, छूने पकड़ने की एक्टिविटी उसकी बहुत ही प्रबल होती है, यानी कि बच्चा पलटन मारता है, उलटता है, पुलटता है। और इतना ही नहीं, उसके इर्द गिर्द जो वस्तु रखी रहती है, जो चीजें रखी रहती है, उसको छूने का प्रयास करता है, उसे वो पकड़ने का प्रयास करता है। इस तरह की एक्टिविटी को वह क्या करता है? उस वातावरण के अंतर्गत ऑब्जर्व करने का प्रयास करता है। ठीक है। फिर है आपका 8 महीने से 12 महीने की अवस्था। इसमें अनुकरण एवं स्कीमा द्वारा बच्चा सीखता है। स्कीमा, आप याद कर रहे होंगे कि स्कीमा क्या है? तो उस प्रोसेस के अंतर्गत बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करता है और सीखता है, जैसे कि अनुकरण करना, उसकी मदर क्या कर रही है, उसके फादर क्या कर रहे हैं, या फिर वो शख्स जो उसके नजदीक ज्यादा रहता है उसकी एक्टिविटी को वॉच करता है और वो जिस तरह से कर रहा होता है उसे वह अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। साथ ही साथ इस अवस्था में
बच्चा का एक नई सेंस डेवलप होती है, और वह यह है कि अगर कोई वस्तु या कोई खिलौना बच्चे को दिखा दिया जाता है और उसके बाद उसको छुपा दिया जाता है, तो बच्चे पुनः उसे खोजने का प्रयास करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो मेमोरी है वह उसकी डेवलप हो जाती है। वह जानता है कि वह वस्तु कहीं ना कहीं है। अगर मान लीजिए कि वैसे बच्चों को छोटा सा टेडी बियर या बॉल या कोई भी टॉय जिसका दिखा दीजिए और उसका उसे छुपा दीजिए, तो बच्चा जरूर उसे खोजेगा कि उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व है और उसे ढूंढने का प्रयास कर देता है। लेकिन इसके जस्ट पहले का जो व्यवस्था है, यानी कि 4 से 8 महीने की अवस्था में बच्चे को अगर कोई चीज दिखाइए और उसको छुपा दीजिए, तो फिर बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहता उन चीजों को खोजने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12 महीने से 18 महीने की अवस्था। इसमें बच्चा ट्रायल एंड एरर के द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है और एक्सपीरियंस गेन करता है। वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन की प्रवृत्ति इसमें प्रबल होती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे खिड़की पर बैठे होते हैं या छत पर बैठे होते हैं, अगर उसके हाथ में कोई टॉयज है या कोई पेन है या पेंसिल है या कलम है या किताब है, कोई भी वस्तु अगर उसके हाथ में रहती है तो वह खिड़की से, विंडो से नीचे गिराने का प्रयास करता है। अगर उसे छत पर ले जाइए और कोई वस्तु उसके हाथ में रहती है तो फट से वो नीचे गिराने का प्रयास करता है। बड़े लोगों को तो लगता है कि बच्चा हर चीज नीचे गिरा रहा है, लेकिन नहीं, बच्चा उस गिराते क्रम में वो अध्ययन कर रहा होता है कि यह वस्तु नीचे क्यों गिर रही है, यह वस्तु कैसे गिर रही है और उसमें कितना समय लग रहा है। तमाम चीजों के बारे में उसके दिमाग में यह क्रिया चलती रहती है और वह इस प्रक्रिया को बार बार करने का प्रयास करता है। लास्ट है आपका 18 महीने से 24 महीने की अवस्था। इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायी। 3 से 4 महीने की अवस्था में क्या होता है कि जब बच्चे के पास कोई सामान आप ले जाइए और उसके बाद उसको छुपा दीजिए, तो बच्चा फिर उसको नहीं खोजेगा। जब तक उसके सामने है तभी तक वो जानता है कि ये चीज का अस्तित्व है। लेकिन इस समय क्या होता है, 18 से 24 महीने में अगर बच्चे को कोई चीज दिखाइए, कोई वस्तु दिखाइए, तो बच्चा और उसके बाद छुपा दिए तो फिर से वो खोजने का प्रयास करने लगता है। तो यह 18 महीने की 24 महीने में उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस की टेंडेंसी बिल्कुल प्रबल हो जाती है। तो यह इतना जो था आपका, यह फर्स्ट स्टेप था। जिन प्याजे का यह फर्स्ट स्टेप था कि संवेदी पेशी अवस्थाएं क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कि आप कहा जाएगा जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था। अब दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं पाक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पाक संक्रियात्मक अवस्था को जिन प्याजेट महोदय ने 2 भागों में बांटने का प्रयास किया है, 2 भागों में उन्होंने बांटा है, जिसमें कि फर्स्ट वन है आपका प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, रिकॉन्सेप्चुअल पीरियड, एंड सेकेंड अंतर्दशी अवधि यानी इनिशिएटिव पीरियड, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज को प्याजे जी ने पाक संप्रत्यात्मक अवधि को 2 से 4 साल, 2 वर्ष से 4 साल तक, यानी कि इसका टोटल जो अवधि है सेकेंड वाले का पाक संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज का 2 से 7 वर्ष है, जिसको कि 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला को का समय सीमा निर्धारित किया गया है 2 से 4 वर्ष और दूसरा को किया गया है 4 से 7 वर्ष। तो 2 से 4 वर्ष को भी 2 भागों में बांट करके अगर हम लोग जानने का इसको प्रयास करेंगे कि ये क्या है पाक संप्रत्यात्मक अवधि, तो इसके अंतर्गत आपको जीववाद यानी कि वह बच्चा जो है निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु में अंतर, डिफरेंस पैदा नहीं कर पाता है। उसको सारी चीजें क्या लगती हैं, सजीव लगती हैं। निर्जीव वस्तु भी वो सजीव लगता है, उसमें से पंखा चल रहा है, पंखा को भी सजीव मान रहा है, बेड है, पलंग है, टीवी है, सबको वो सजीव मानता है। एज फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उस कंडीशन में मान लीजिए कि बच्चा नया नया चलना सीखता होता है, अचानक से दरवाजे से चोट लग जाती है और बच्चा रोने लगता है। उधर से उसकी मम्मा आती है और वो देखती है क्या हुआ, और वो बच्चा इंडिकेट करता है कि इस दरवाजे से मुझे चोट लग गई है, और बच्चा उसको करता है, उसकी माँ उसे दरवाजे को अट मारने का प्रयास करती है और कहती है कि ठीक है, इसे मैं मार दी और यह दरवाजा अब रोने लगा, अब तुम शांत हो जाओ। बच्चा रियली में शांत हो जाता है, यानी कि वो समझता है कि जो दरवाजा मुझे चोट लगाया मम्मा ने उसे पनिश किया, मम्मा ने उसे मारा, और बच्चा यह समझ करके बच्चा चुप हो जाता है। उसे पता नहीं रहता है कि दरवाजा निर्जीव है, वो सभी वस्तुओं को सजीव ही समझता है। उस दूसरा क्या है, आत्म केंद्रित की अवस्था, मतलब कि इसका जो है बच्चा जो है उसमें आत्म केंद्रित होती है, मतलब कि इकोसेंट्रिज्म होता है वो, मतलब कि उसको यही लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब
गलत है, यानी कि वो सिर्फ अपने पर सेंट्रलाइज हो जाता है कि आई एम ऑलवेज राइट। यानी कि अगर जब वह दौड़ रहा होता है और वो ऊपर आकाश में सूर्य को देख रहा है तो उसे लगता है कि सूर्य भी उसके साथ दौड़ रहा होता है। गाड़ी पर अगर वो बैठा हुआ बस चल रही है और पेड़ पौधे पीछे हट रहे हैं तो जान रहा है कि पेड़ पौधे भी पीछे जा रहे हैं और गाड़ी आगे जा रही है। इस तरह की अवस्थाएं बच्चा यही देखता है। अगर उसके पास कोई टॉयज है, कोई गुड़िया है और बच्चा उसकी आंखों को देख रहा है तो उसे यही फील होता है कि जहां जहां मैं देख रहा हूं गुड़िया भी वहां वहां देख रही होती है। तो इस तरह के कंडीशन डेवलप होते हैं और बच्चा इन वातावरण में इस तरह का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और इसमें अंतर्दशी अवधि यानी कि जो दूसरा स्टेज है 4 से 7 साल का, इसमें पहले से अधिक वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। बच्चा पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसमें कि वो जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना आदि चीजों के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन हाँ, इस चीज में क्या है कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा उसके नियमों को नहीं समझ पाता है कि अगर जोड़ हुआ तो किस नियम के आधार पर हुआ, घटा हुआ तो किस नियम के आधार पर हुआ, वह इस चीजों को नहीं समझ पाता। यानी कि नियमों का ज्ञान उसके पास नहीं होता है, बस वो समझ जाता है, रट जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, क्या कार्य है, उसके बारे में वह नहीं समझ पाता है। तीसरा स्टेज है आपका ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, यानी कि इसमें जो आपका है कंजर्वेशन और रिलेशंस तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सभी तरह का जो क्रिया है, एक्टिविटी है बच्चों में डेवलप कर जाती है। वह लंबाई, चौड़ाई, भार, तत्व, तरल, ठोस क्या है, सभी चीजों के बारे में उसको जानकारी, परिपक्वता आ जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे कि दूसरी अवस्था में क्या है कि बच्चा अगर यह 2 बॉल आप बनाते हैं और इसे पानी भर दिया जाता है और अगर उससे पूछा जाएगा कि दोनों में किसमें ज्यादा पानी है तो बच्चा सीधे बोलेगा वैसे ग्लास को जिसमें पानी भरा हुआ है, जबकि चौड़े वाले ग्लास और लंबे वाले ग्लास में दोनों में पानी बराबर क्वांटिटी में है। लेकिन बच्चा यहाँ पकड़ नहीं पाता है, वो जो भरे वाले ग्लास है उसको वो समझ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा तीसरे स्टेज में आता है, ठोस संक्रियात्मक की अवस्था में जब बच्चा आता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, भार, ठोस, तरल सभी चीजों के बारे में उसको जानकारी हो जाती है, उन नियमों के बारे में उसको जानकारी हो जाती है और बच्चा फट से कहता है कि नहीं, बोथ आर सेम क्वांटिटी, यानी कि लंबे वाले ग्लास में जितना पानी है उतना ही चौड़े वाले ग्लास में ही पानी है, और इसकी समझ डेवलप बच्चों में कर जाती है। चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें 11 साल से आगे की अवस्था होती है, बाल्यावस्था, यानी कि किशोरावस्था को टच करने की अवस्था होती है, जिसमें किशोरों का चिंतन प्रभावी होता है। वह समस्या का समाधान कल्पना और चिंतन के द्वारा करना शुरू करने लगता है। जो भी उसके सामने समस्या आती है उसको वह चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा समस्या का समाधान करने का प्रयास करने के योग्य बन जाता है। और शिक्षा का स्तर पर यह डिपेंड करता है कि बच्चा कहां तक कल्पना कर सकता है, बच्चा कहां तक समझ सकता है, बच्चा कितनी ऊंचाई तक सोच सकता है, यह उसके शिक्षा स्तर पर पता चलता है। साथ ही साथ घर के वातावरण, इन्वायरमेंट से पता चलता है कि बच्चा का जो शैक्षिक स्तर है वो कितना ऊंचा है। बहुत सारे बच्चे हमारे कक्ष में आते हैं और विभिन्न वातावरणों से आते हैं, विभिन्न परिवार से आते हैं। उसमें कोई बच्चे जो है बिल्कुल शार्प ब्रेन के होते हैं, जो चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, सीख जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथमेटिक्स का क्लास लीजिए तो कोई बच्चे जल्दी जोड़ घटाव गुणा भाग को सीख जाते हैं, कोई बच्चे देर से सीखते हैं। टेबल की बात, किसी बच्चे को जल्दी टेबल याद हो जाता है, किसी बच्चे को देर से टेबल याद होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वातावरण का असर पड़ता है। साथ ही साथ आप बच्चा जो है, सारा बच्चे को तो एक ही कक्षा पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रही है, और दूसरे स्कूल बहुत सारे विद्यालयों पर भी इसका असर पड़ता है, वातावरण का असर पड़ता है। अगर बच्चे को अच्छे और उच्च विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दी जाती है तो वो अपने लक्ष्य में अच्छा लक्ष्य वो प्राप्त कर पाते हैं, बशर्ते कि वातावरण उसका मदद करे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, वो अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते हैं, साथ ही साथ उसे पेरेंट्स की इसका सहयोग नहीं मिल पाता, तो वैसे बच्चे बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, चिंतन और मनन वो ज्यादा उच्च स्तर का नहीं कर पाते हैं। तो यह जो स्थिति है, चौथा स्थिति जो है, इसमें हर एक बच्चा इस स्टेज तक पहुंचे ही यह कोई निश्चित नहीं है। कक्षा कक्ष के अंतर्गत मैं कई बार आप लोगों को बताने का यह भी प्रयास की हूं कि बच्चे 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट।
वैसे बच्चे जो आपकी क्यूरियोसिटी की जो अवस्था होती है, यानी कि जिन पहले थोड़ी के अंतर्गत जो समय सीमा निर्धारित की गई है बालक की, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों के बारे में जानने के लिए अपने पेरेंट्स से तथा अपने आसपास के जो भी लोग उसके पास उपस्थित होते हैं उससे वह प्रश्न पूछता है। वह जानने का प्रयास करता है कि यह क्या है, वह क्या है, सूर्य कैसे है, चांद कैसे है, दिन कैसे होती है, रातें कैसी होती हैं, यह क्या है, वह क्या है। बहुत तरह के प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं और वह लगभग सभी प्रश्न पूछता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उसके सारे प्रश्न, चाहे वो बेकार की ही क्यों ना हो, सारे प्रश्नों का उत्तर उसको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उसका उत्तर ना देकर उसे डांट कर चुप कर देते हैं, क्या फालतू का प्रश्न कर रहे हो, शट अप। और इस स्थिति में बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार पूछने का प्रयास करता है, लास्ट में वह शांत हो जाता है। तो ऐसे बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में उसका गिरावट लाता है, उसकी सोच में गिरावट लाता है, उसके चिंतन और मनन करने की कैपेसिटी उसकी घट जाती है। तो इसलिए हरजीत प्याजे ने कहा है कि शिक्षा के स्तर की ऊंचाई और निचाई के निम्न स्तर और उच्च स्तर पर भी डिपेंड करता है बच्चों के चिंतन और मनन पर। अतः यह जो चौथा स्टेज है, इस पर वैसे बच्चे ही ज्यादा आते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनका ब्रेन शार्प होता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है और उनकी समस्याओं के समाधान में उन्हें हेल्प मिला है। वैसे बच्चे इस स्टेज तक पहुंचते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाते हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि यह तो 4 स्टेज था, लेकिन क्या जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो शिक्षा में शैक्षिक रूप से किस तरह से हेल्प करता है, यानी कि शैक्षिक दृष्टिकोण। शैक्षिक महत्व इसका है जो 4 पॉइंट, जैसे कि प्रेरणा एवं रुचि का यह महत्व है, यानी कि बच्चे इसमें प्रेरित होते हैं और उनमें इंटरेस्ट पैदा होती है। ठीक है, वह प्रेरणा प्राप्त करके और रुचि के द्वारा वो शिक्षा को प्राप्त करते हैं और उसे रोचक बनाते हैं। दूसरा है बौद्धिक विकास, सृजनात्मक और आविष्कारक होते हैं। इसके थ्रू वो बच्चे में बौद्धिक विकास होता है और वो नई नई चीजों का इन्वेंशन कर सकते हैं। चौथा खेल एवं मनोरंजन द्वारा शिक्षा। खेल खेल में शिक्षा दी जाने की प्रक्रिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें ट्रायल एंड एरर के द्वारा और लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा बच्चे सीखते हैं, यानी कि बच्चे को समस्या के समाधान में खुद ही लगा दिया जाता है और पेरेंट्स और टीचर मार्गदर्शक के रूप में उसके साथ होते हैं। फिर है नई समझ को विकसित करना, और इन सारी चीजों से बच्चे में एक नई समझ विकसित होती है जो उनका अपना विचार होता है, अपना थॉट होता है। और लास्ट है मार्गदर्शक, यानी शिक्षक, गुरु, माता पिता सभी एक मार्गदर्शक के रूप में उसे मार्गदर्शन करते हैं और बच्चा लक्ष्य का रास्ता, मुकाम पर जाने पहुंचने का रास्ता वह स्वयं बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह था आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।